प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कल दिनांक 16 फरवरी 2023 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आप सभी विद्यार्थियों का कल हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात आपका पहला पेपर हिंदी ही है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए केवल और केवल आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जो कि परीक्षा में कल हो सकता है पेपर में आ जाए। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत से पेपर पढ़े हैं, बहुत से पाठों को पढ़ा है, जितना हो सके उतना आप लोगों ने दोहराया है। लेकिन उसमें से अभी भी समय है 3-4 घंटे का, 5 घंटे का, जितना भी समय मिल रहा है। जिन जिन पाठों को मैं कह रहा हूँ, एक तरफ से आप लोग इसे दोहरा लीजिएगा, क्या पता इसी में से कल प्रश्न पत्र में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों, देर न करते हुए मात्र 5 मिनट के अंदर अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम करा दूंगा। देखिए, सबसे पहला पाठ आपका मित्रता, और पाठ को जानने के पहले मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य के अंतर्गत जो है कि क्या परीक्षा में आ सकता है, इसको आप दोहरा लीजिए। जैसे शुक्ल युग, ध्यान दीजिएगा, गद्य साहित्य 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर का पद्य साहित्य आएगा। ठीक है, तो गद्य साहित्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल प्रश्न आप पढ़िएगा शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत। इसमें क्या पढ़ना है आपको, जैसे सबसे पहले आप ये जान जाइए, शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है ना। और छायावादी युग, प्रेमचंद युग तथा शुक्ल युग के नाम से भी छायावादी युग को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर शुक्ल युग, छायावादी युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, ध्यान दीजिएगा, ये 4-5 नामों से जाना जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह, शुक्ल युग के अंतर्गत प्रश्न क्या बनेंगे, यही पूछा जाएगा। शुक्ल युग के किसी एक निबंधकार का नाम बताइए, उसकी रचना बताइए। शुक्ल युग के किसी एक नाटककार का नाम बताइए, उसकी रचना बताइए। माने नाटक हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, रिपोर्टाज हो गया, रेखा चित्र हो गया। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के एक एक लेखक और एक एक उनकी रचना आप तैयार कर लीजिए। नाटक किसने लिखा है, कहानी किसने लिखा है ना, उपन्यास किसने लिखा है, ये तमाम प्रकार जो है छोटे छोटे प्रश्न आप गद्य साहित्य से याद कर लीजिए। फिर आया आपका हिंदी पद्य साहित्य का विकास। इसमें केवल रीतिकाल और आधुनिक काल के कवि के बारे में पढ़िए। आधुनिक काल के कौन से कवि हुए, उनके द्वारा लिखित कौन कौन से नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र और क्या बोलते हैं कि निबंध साहित्य विधा की जो कुछ भी रचनाएं हैं, एक एक रचना एक एक लेखक का नाम तैयार कर लीजिए। और रीतिकाल की समय सीमा क्या है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, उसके किसी एक प्रसिद्ध कवि एवं लेखक का जीवन, लेखक का रचना, ये तमाम प्रकार की छोटी छोटी बिंदुओं पर आप जल्द से जल्द जो है चर्चा कर लीजिए। फिर दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें गद्य साहित्य का विकास आएगा। ये हो गया आपका। अब गद्य साहित्य के अंतर्गत 2 पाठ ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य संकलन से आप केवल एक बार रट्टा नहीं, केवल और केवल आप उसको दोहरा लीजिए। मित्रता नामक पाठ और ममता नामक। मित्रता किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ममता किसने लिखा है, श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो ममता नामक पाठ है 1.5 पेज का है। आप केवल 15 मिनट लगेगा, उसको जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कल के पेपर में अगर ये मित्रता और ममता नामक पाठ में से कोई प्रश्न अगर आ गया, तो आप केवल यह पकड़िए, पूरी लाइन अच्छी तरह से पढ़िएगा ये किस पाठ से लिया गया है। अगर आप पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम जान गए, समझ लीजिए आपके 6 नंबर निर्धारित हो जाएंगे। संदर्भ अगर आपको अच्छी तरह से आ गया, तो बाकी के बचे 2 प्रश्न उन्हीं गद्यांश में से देख करके आप अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे। तो मित्रों, ममता और मित्रता नामक पाठ एक बार अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, केवल ममता मित्रता। फिर उसके बाद आइए काव्य पे चलते हैं। काव्य पे आप ज़्यादा मत पढ़िएगा। काव्य पे केवल और केवल सूरदास जी द्वारा विरचित जो पद नामक शीर्षक है, इस पद के 11 संकलन तक 11 पद हैं इसके। कौन कौन, पहले चरण कमल बंदो हरिराई से लेकर के संदेशो देवकी सो कहियो तक, ये 11 पद्य अच्छी तरह से आप दोहरा लीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या अब नहीं आता है, अब केवल और केवल क्या पूछेगा, 3-3 प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर दिए जाएंगे। 3 प्रश्न पूछा जाएगा, पैराग्राफ पढ़ो और उसके नीचे उत्तर दे दो। मित्रों, ये अब आप जान लीजिए, आपका परीक्षा बहुत ही सरल हो गया है। बस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, आनंद पाइए। ठीक, तो पद पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तुलसीदास जी का केवल और केवल आप वन पद पर अच्छी तरह से पढ़े रहिए। धनुष भंग तो आपको जानकारी ही हो जाएगी, धनुष भंग से लिया गया है। वन पद पर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर रसखान का सवैया, ये 3 पाठ केवल पढ़े रहिए बस। कौन कौन, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो सूरदास जी द्वारा रचित
सूरदास जी द्वारा रचित कौन सा क्या बोलते हैं, सूरदास जी द्वारा रचित पद, तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर, और रसखान जी द्वारा रचित सवैया। यही आप जान लीजिए, यही इतना पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, बाकी सब काम हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके 100% श्योर इसी से देखिएगा कल फंसेगा 16 तारीख के पेपर में, और आप खुद बताएंगे फंसा था कि नहीं फंसा था। रसखान का जीवन परिचय अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, डिब्बानुमा, ध्यान दीजिएगा, उनकी रचना बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और सूरदास तथा तुलसीदास, यही 5 याद करके जाइएगा, 5 के 5 आ जाएंगे, देख लीजिएगा, आएगा श्योर। आप अच्छी तरह से इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके बाद आइए हम संस्कृत खंड की तरफ चलते हैं। इसमें आप केवल और केवल 4 पाठ अच्छी तरह दोहराए रहिए, शुरू का 2 और लास्ट का 2। शुरू का 2 कौन है, वाराणसी नामक पाठ, वाराणसी विख्याता, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी जो है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। निश्चित है श्योर संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसी में से फंसेगा। दूसरा आपका क्या पूछ बनेगा, दूसरा वीरः वीरेण पूज्यते, अलक्षेंद्र और पुरराज की कहानी जो है, ये 2 पढ़ लीजिए, और पीछे के 2 पाठ पढ़ लीजिए, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी। ध्यान दीजिएगा, जीवन, अब इस बार श्लोक के भी अर्थ अलग पूछे जाएंगे, और गद्य संस्कृत की लाइनें अलग पूछी जाएंगी। तो निर्धारित रूप से अब आपको अनिवार्य संस्कृत में अधिक से अधिक नंबर मिलने के प्रावधान है, अच्छी तरह दोहरा लीजिए। फिर आया आपका जो है व्याकरण में, व्याकरण में रस छंद अलंकार आपको तो तैयार ही होगा। रस में हास्य रस, करुण रस खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका उदाहरण तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद छंद में रोला एवं सोरठा अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, इसको निश्चित है इसी में से आएगा एक परिभाषा उसकी और एक उसका उदाहरण, खूब बढ़िया दोहराए रहिए। फिर उसके बाद अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसमें से ज़्यादा उत्प्रेक्षा और रूपक का ही पूछा जाता है, ये आप नहीं कर सकते, बल्कि उपमा का भी पूछा जाता है। हम तीनों पढ़ के जा रहे हैं, पूछो तुम कहाँ से पूछोगे। फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आपको जानकारी है ही। शब्द रूप में केवल और केवल आप क्या पढ़ेंगे, जानकारी है, मधु का, नदी का, और मधु, नदी, और क्या पढ़ना है आपको, एक और है फल का रूप पढ़ना है, बस, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए पूछेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र में 2 श्लोक दिया रहेगा, जिसमें से एक का व्याख्या करना होता है, एक का नहीं करना होता है। तो 2 श्लोक तो आप अगर मान लीजिए याद किए हैं और दोनों आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपके पास आपके माइंड मेमोरी में कम से कम 3 श्लोक होने चाहिए। पहला मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते, ये वाराणसी का तैयार कर लीजिए। दूसरा वीरः वीरेण पूज्यसे से बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता, ये तैयार कर लीजिए। और तीसरा उदाहरण आपका तीसरा श्लोक आप अच्छी तरह भारतीय संस्कृति का दोहरा लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। निश्चित है आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं 3 श्लोकों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से आएगा, देख लीजिएगा। और श्लोक लिखिएगा उसकी तारतम्यता होनी चाहिए, 2 लाइन का श्लोक है तो 2 ही लाइन में आप लिखिएगा, तीसरी चौथी लाइन नहीं जाना चाहिए, ये आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है कि जीवन परिचय मैंने आपको बताया, गद्य में से 2 जीवन परिचय अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, फंस जाएगा, जयशंकर प्रसाद का और क्या बोलते हैं उनका, अरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पद्य में से आप सूरदास, तुलसीदास, रसखान, इन्हीं 3 में से फंसना तय है, आप अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, अब भी समय है। मैं थोड़ा सा विलंब हो गया हूं, नहीं तो और पहले ही वीडियो में आपको देने का प्रयास करता। फिर खंड काव्य में तुमुल खंड काव्य अगर आपका है, मान लीजिए सपोज दैट मैं जैसे बता रहा हूँ तुमुल खंड काव्य है, तो उसमें नायक प्रतिनायक, हीरो और विलेन, लक्ष्मण और मेघनाथ का अगर आप चरित्र चित्रण तैयार किए हैं तो समझ लीजिए आप सेफ हैं। लेकिन और सेफ जोन में जाना जाते हैं, नवम सर्ग की कथा भी थोड़ा बहुत अच्छी तरह से दोहराए रहिएगा, ठीक। अंतिम मैं अपने प्रश्न पर चलता हूँ, निबंध आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कौन सा निबंध तैयार करूं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, निबंध की रूपरेखा जितना चौचक आप बनाएंगे उतना चौचक आपको नंबर मिलेगा। निबंध की प्रस्तावना हेडिंग करने के बाद डिटेल करने के पहले अगर आप निबंध का रूपरेखा प्रस्तावना से लेकर के उपसंहार तक 8 लाइन 4 लाइन 6 लाइन का अगर लिख दिए तब प्रस्तावना डिटेल कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके निबंध में नंबर पाने के 100% पूरे चांस हैं। अब कौन कौन सा निबंध निबंध में आप केवल और केवल 4 निबंध तैयार कर लीजिए, इन्हीं 4 निबंधों में आपके फंस जाएंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण निबंध है अनुशासन पर, दूसरा
आपका विद्यार्थी जीवन, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण और चौथा मेरे प्रिय कवि। इन्हीं 4 निबंधों को आप तैयार करके जाइए। निश्चित रूप से आप रूपरेखा के साथ में प्रस्तावना के बाद कुछ डिटेल करते करते उपसंहार आप लिखें। निबंध आपका ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, खूब अच्छी तरह से थोड़ा ही लिखिएगा, लेकिन आप बेहतर तरीके से और जो है उपसंहार तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित है आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मित्रों, आपका समय बहुत कम है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो पाए, इसी उद्देश्य से मैं छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं। आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्द से जल्द तैयार कीजिए, क्योंकि कल 8 बजे से आपका पेपर है। तो मित्रों, कल के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को शुभाशीत, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।